नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 0 पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर 0 क्या है? स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता। चैप्टर 0 से सीधा सीधा मतलब है वो चैप्टर जो चैप्टर 1 से भी पहले आता हो, मतलब फिजिक्स से भी पहले जो चैप्टर आता हो। अब फिजिक्स से पहले कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स को समझने के लिए जो चीजें आसान करेगी वो चीजें इस चैप्टर में इंक्लूड होंगी। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए कौन सी चीजें सरल करती है, इनको फिजिक्स को इजी कौन करता है? मैथमेटिक्स। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के ऐसे एसेंशियल टूल्स रहेंगे जो फिजिक्स को क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। आप जानते हैं फिजिक्स में पूरा मैथमेटिक्स ही लगता है। पूरे क्लास 11th में इतने बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं कि आगे जाकर आपको टफ फील होता है, बहुत रिजिड होते जाते हैं कोर्स, बहुत ज्यादा पेचीदा होते जाता है, समझ नहीं आता कि भाई अब कैसे सॉल्व करें हम लोग। अरे मैथमेटिक्स का कौन सा टूल लग गया है यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पर जरूरी है। और उसको समझने के लिए आज ये लेक्चर है। तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 0, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। मेरा नाम है आशीष कुमार बंसोड़, भिलाई फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, चैप्टर नंबर क्या है आपका? 0। नाम क्या है चैप्टर का? मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो कौन कौन से टूल्स का रिक्वायरमेंट रहता है मैथमेटिक्स को समझने के लिए? सबसे पहला टूल है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखकर घबराने का नहीं, और बायो वाले बच्चे खास करके ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग मैथ्स से तो छूट गए हैं, छुटकारा पा लिया हम लोग मैथमेटिक्स से। ऐसा नहीं होगा, आपके लाइफ में ऐसा नहीं होगा। मैथ्स ऐसा चीज है जो किसी के जीवन से जा ही नहीं सकता। और आपने तो बायोलॉजी लिया है, जो साइंस का एक फील्ड है। तो बायोलॉजी लिया है तो उसमें फिजिक्स रहेगा, और जब तक फिजिक्स रहेगा तब तक मैथमेटिक्स रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप भी प्यार कीजिए, जैसे उनसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पहला रहेगा। दूसरा है फिर लीनियर इक्वेशंस। इसी में हम लोग ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ लेंगे। कहने का मतलब यह है पॉलिनोमियल सीधे देख लेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा, बहुत एकदम डीप नहीं जाएंगे हम लोग। जितने का नीड है फिजिक्स को करने के लिए उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तीसरा है बाइनोमियल थ्योरम। चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पांचवा सीरीज। क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है एपी और एक होता है जीपी, बात करेंगे इसके बाद में। और कुछ बच रहा है क्या? कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर भी दो चीजें भी है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है और इंटीग्रेशन भी पढ़ना है हम लोगों को। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लास 11th और 12th तो पूरा समय हुआ मैथ्स इसी में। तो इस चीज को पूरा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ेंगे कैलकुलस को भी, ठीक है। और एक चीज है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हम लोग स्लोप वगैरह भी पढ़ लेंगे, ठीक है। स्लोप ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, ढलान, इसको भी देख लेंगे, ठीक। तो मेरे हिसाब से इतने ही रहेंगे। तो 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या उससे कम में भी हो जाए तो। कुछ कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है हमें, तो ये एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक दिन में हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम में तो केवल एक दो फॉर्मूले देखने हैं हम लोगों को जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ये एक्चुअल में बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ग्रेविटेशनल नाम के चैप्टर पर बहुत यूजफुल होता है ये, ठीक। अच्छा, एक और चीज है आपका लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम, लॉग्स, लॉग टेबल, इसको देख लेंगे। तो ये 7 टॉपिक्स है, जितना जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल में क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। ये तो उसके सहारे के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि बाद में सहारा ना लेना पड़े। अभी ले लेते हैं इन चीजों को, बैसाखी बाद में लेना ना पड़े, ठीक। तो चलिए चालू करते हैं। फिर पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री को सीधे समझ सकते हैं क्या हम लोग? ये तो पता है, 10th 8th ये सब में पढ़े हैं हम लोग, 10th में पढ़े बेसिकली, कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या होता है, अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है।
दूसरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल पर एक और चीज अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये दोनों चीजें ही राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा क्या, और राइट एंगल ट्रायंगल को समझने से पहले राइट एंगल को समझना पड़ेगा क्या, और राइट एंगल को समझने से पहले एंगल को समझना पड़ेगा क्या, है ना, घूम गए ना। तो चलो आते हैं एंगल पर। एंगल को समझने से पहले लाइन को समझना पड़ेगा क्या। चलो क्या होता है, लाइन को समझने से पहले पॉइंट देख लेते हैं। ये है एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। पॉइंट से अगर एरो के रूप में कोई चीज निकल रहा है, मान लो ये सन है, सन से क्या निकलता है, रे। मतलब एक जगह पर फिक्स रहेगा वो क्या चीज, आपके लाइन का लिमिट एक जगह पर फिक्स है, दूसरे जगह पर एक्सपेंड हो रहा है, फैलते जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, तो बढ़ते जा रहा है, ये कहलाता है रे। अगर एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर हो तो मतलब दोनों ही ब्लॉक हो जाए, ये कहलाता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। हिंदी में इसको रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड, इसको कहते हैं किरण, ठीक। तीसरा होता है दोनों ही तरफ ओपन रहे, और दोनों ही तरफ जब ओपन रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये लाइन, ये होता है भी लाइन। रेखा लड़कियों के नाम पर है ना, ये नहीं है भाई लड़कियों के नाम पर, रेखाखंड, ठीक। ये तीन चीजें हैं, यही तीन चीजों से हम लोग अब क्रिएट करेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर। जैसे मान लो चार लाइन सेगमेंट से हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। तो स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। एक क्या क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। रेक्टेंगल का क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। देखिए आमने सामने की लाइन जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है ये सभी 90 डिग्री बन है दोनों में, यहाँ भी ये 90 डिग्री है, यहाँ भी ये 90 डिग्री, ठीक। तो ये हुआ स्क्वायर। अच्छा अगर तीन ही लाइन सेगमेंट से बनाना चाहूँ तो आ गया ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल से पहले ये एंगल को पढ़े नहीं आप, तो एंगल तो लिखे हो। एंगल क्या होता है, फिर एक ही पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना, इसी से निकलने वाले कोई भी दो लाइन सेगमेंट, लाइन या फिर रे के बीच का रोटेशनल डिस्टेंस, इसी को क्या कहा जाता है, एंगल। थीटा से डिनोट करते हैं भैया, इसको एंगल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहां से जा रहा है एक लाइन, ठीक है, यहां से जा रहा है एक लाइन, ये दोनों एक्चुअल में रे है। तो दोनों रे के बीच के एंगुलर या फिर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाएगा, एंगल कहा जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए इसको मैं मान लूं एक ऐसा सर्कल का टाइप दे दूं, सर्कल जैसा दिख रहा है, सर्कल बनाया मैंने, तो यहां पर ध्यान दोगे तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका रेडियस, ठीक। ये क्या बन गया आपका, ये भी तो आपका रेडियस हुआ। लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है, इस पूरे सेक्शन में से ये छोटा जो सेक्शन है, माइनर सेक्शन बोलते हैं ना जिसको, ये वाला, ये कहलाता है आर्क, ठीक। तो एंगल को जब डिफाइन करना होता है ना तो क्या कहते हैं पता, एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। तो अगर नाम दे दूं मैं ए, और ये ओ सेंटर और ये बी, ठीक। तो एंगल अगर थीटा है तो थीटा किसको डिनोट कर रहा है, आर्क ए बी, ए बी के ऊपर मैं कर्व डाल दिया, ठीक। रेडियस में आप जो लेना चाहो, जैसे ओ बी लेना चाह रहे हो तो ओ बी, ओ ए लेना चाह रहे हो तो ओ, वो रेडियस हो गया आपका, ठीक है। ये हुआ एंगल। एंगल इज द रेशियो बिटवीन आर्क एंड रेडियस। अच्छा ये तो एंगल का रेशियो हो गया। आर्क जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, देख रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेस हुआ है, मतलब ऐसा डिस्प्लेस नहीं हुआ है, ऐसा डिस्प्लेस हुआ है, यही तो आर्क है ना, इसलिए तो ऐसा डाला है आपने, रोटेशनल वाला थोड़ा सा कर्व, ठीक, ऐसा डाला है आपने, ठीक है। लेकिन ओ भी क्या दिखा रहा है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन है ऐसा, ये तो इन दोनों का रेशियो आप निकाल रहे हैं। हालांकि ये भी आपका सेंटीमीटर में ही होगा, ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा, लेकिन इसका आंसर आपको सेंटीमीटर में नहीं मिलेगा, एंगल का आंसर आपको सेंटीमीटर में नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका यूनिट अलग होता है, इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री, दूसरा यूनिट क्या होता है, रेडियन,
और भी कुछ यूनिट्स होते हैं क्या? डिग्री के अंदर जाते जाएंगे ना तो और यूनिट्स मिलते जाएंगे आपको, मिनट, सेकंड्स, ये सभी यूनिट्स मिलते जाएंगे आपको, मिनट, सेकंड्स, आर भी होता है, डे भी होता है, सब मिलते जाएंगे। ठीक, तो आइए इसके यूनिट्स पर बात करते हैं। एसआई यूनिट रेडियन होता है भाई, याद रखिएगा। एसआई यूनिट जो होता है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, किसका? एंगल का। क्या होता है? रेडियन। तो रेडियन भी समझना पड़ेगा हमको, जब एंगल में पढ़ते आए ना अब तक, एंगल को डिग्री में पढ़ते आए, सिर्फ डिग्री नहीं होता है, रेडियन भी समझना पड़ेगा। आओ देखते हैं हम लोग क्या है एंगल का यूनिट, यूनिट्स ऑफ एंगल। सबसे पहले देखते हैं डिग्री। डिग्री को डिनोट किया जाता है ये गोले से, ठीक, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब है ना, ये डिग्री हुआ। 60 डिग्री क्रिएट करने बोला जाए तो आप लोग किए होंगे। ये हो गया आपका कितना, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को नापूं तो ये हो गया लीनियर पेयर 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, सीधे जाएगा जो, ये लो 90 डिग्री हो गया। इसके बीच का 45 डिग्री, ये वाला, ठीक। इससे 15 डिग्री ऊपर, क्या होगा 15 डिग्री ऊपर, लगभग ऐसा जाएगा कुछ, ये होगा 60 डिग्री, थोड़ा सा इस तरफ चले जाएगा, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे एंगल रहते हैं, तो ये डिग्री हुआ। रेडियन क्या होता है फिर? व्हाट डज मीन बाय रेडियन? ये क्या है फिर? रेडियन दूसरे टाइप का यूनिट है, किसका? एंगल का दूसरे टाइप का यूनिट। एंगल का दूसरा यूनिट जो रेडियन है और डिग्री में है ना, एक सीधा सीधा रिलेशन होता है, बहुत डीप नहीं जा रहे हैं हम लोग, सीधे लिख देते हैं। 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, ठीक। तो एक रेडियन को क्या लिखोगे फिर? 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन अगर लिखना है तो पाई को नीचे ले जा दो, किसके? 180 के, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये हो गया। अब तीसरा यूनिट क्या है आपका? मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट। अब ये मिनट मिनट बार बार लिखने के बजाय मैं सीधे 60 और ऊपर में एक डैश डाल देता हूँ, सिंगल डैश रहा तो वो 60 मिनट हो गया, ठीक। 1 डिग्री में 60 मिनट। अब 1 डिग्री क्या होगा? दिखाई न दे हमको, 1 डिग्री बहुत कम है भैया, इतना सा 1 डिग्री होता है, उसमें 60 मिनट आ जाते हैं। और हर एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। डबल डैश डाल दो ऊपर में, 60 सेकंड हो गए। तो भाई 1 डिग्री में कितना सेकंड हुआ? 3600 क्या सेकंड, 1 डिग्री में हो गया 3600 सेकंड, ठीक। तो चौथा सेकंड भी समझ लिए हम लोग, रिलेशन भी देख लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, चलिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को भैया, तो आपको तो पता है ना 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इक्वल 180 बाई पाई, ये होता है क्या? डिग्री। तो भाई 6 रेडियन क्या होगा? 6 रेडियन लिख रहा था, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पाई को तो हम लोगों को डालना पड़ेगा ना, पाई इज अ कांस्टेंट, whose वैल्यू इज 22/7 और 3.14, ऐसा कंटिन्यू जाते जाते है ना। तो पाई का वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं चाहे तो 22/7 इंटू 6, देखो ये हुआ, तो 11 से, ये 2 से 11 बार जा रहा है और ये 2 से 90 टाइम्स जा रहा है, कितना बन रहा है फिर? ये और तो नहीं जा रहा है ना, तो इसको चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 540 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, और बाई 7 बाई 11 इंटू 7/11। तो अब सॉल्व करें इसको और मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, इतना बन रहा है। इसको और सॉल्व करें क्या? देखते हैं कुछ रेशियो में आ रहा होगा। 11 3 जा 33, 48 हुआ, 11 4 जा 48, 40 हुआ, 11 3 जा 30, 7/11, इतना कुछ आ रहा है। 343 7/11 किसमें आ रहा है आंसर? डिग्री में। इसे समझ पा रहे हो क्या क्या आ रहा है? 343 डिग्री तो आ रहा है, ये क्लियर है। साथ में 7/11 डिग्री भी आ रहा है, ये देखो
तो 7/11 डिग्री 1 डिग्री के अंदर की बात है, 1 डिग्री के अंदर की बात, मतलब 60 मिनट के अंदर की बात है, समझ रहे? तो इसको कन्वर्ट करके देखिए कि 7/11 डिग्री को 7/11 डिग्री बोल रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगेगा, देखो ऐसे लिख लेते हैं ना, 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो 7/11 डिग्री में कितना मिनट, 60 इंटू 7/11 मिनट, कितना होगा ये 420/11, कितना होगा ये 11 3 33 90 11 8 88, बच गया 2/11, क्या आ रहा है मिनट, तो इसको क्या लिख सकते हैं इसी को 343 डिग्री 38 2/11 मिनट। अब ये 2/11 मिनट भी अलग लग रहा है हम लोगों को, इस पर भी ध्यान देंगे तो 11 से कम है ना 2, इसका मतलब क्या बोल रही है, 1 सेकंड के अंदर की बात है, ये 1 मिनट के अंदर की बात है, सॉरी ये मिनट है ना, 1 मिनट के अंदर की बात है। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर से, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो भाई 2/11 मिनट में क्या होगा 60 इंटू 2/11, कितना हुआ 320/11, कितना होगा ये 11 सॉरी 120/11, तो ये लगभग 11 बार में जा रहा है ना, 11 11 से 121, तो 11 बार में जा रहा है, मतलब इसको लिख सकते क्या 11 सेकंड। तो क्या हुआ फिर आंसर आपका फाइनल 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक इस टाइप से बनता है। तो आपने एंगल को किसी एक यूनिट को, एंगल के किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीख लिया। चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात हुई। अब इसी को हम लोग ना, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कुछ, आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। वैसे 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 3 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें एंगल के यूनिट्स के बारे में पढ़ोगे और उसको चेंज करना भी सीखोगे आप, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, कन्वर्ट चलिए ये क्वेश्चंस को लिख लिए रहिए, ये कन्वर्ट है, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, इनको ट्राई कर लीजिएगा, आंसर कमेंट में कर दीजिएगा क्या आ रहा है। तो हम लोग क्या कर लिए, एंगल को समझ लिए, उसके यूनिट को देख लिए। अब आते हैं जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, ट्रायंगल। उसके बाद चालू करेंगे एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री, ये भी पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का ही। चलिए ट्रायंगल पर बात करते हैं हम लोग, लिख लिए ना क्वेश्चन, कुछ बेसिक सा देख ले क्या। एक एंगल जो डिग्री होते हैं, जैसे मान लीजिए 180 डिग्री को आप क्या बोल रहे हैं, पाई रेडियन बोल रहे हैं, तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम है तो इसका भी 2 टाइम हो जाएगा। 90 डिग्री क्या होगा, पाई का आधा हो जाएगा, पाई/2, ठीक। 45 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई/2 का और आधा हो जाएगा, पाई/4, ठीक। 60 डिग्री क्या होगा, पाई/3, ये सब रेडियन में, ये डिग्री में ना, ठीक है। 30 डिग्री क्या होगा, पाई/, क्लियर है ये सब चीजें। तो ये मेनली है 0 डिग्री क्या होगा, 0 रेडियन, ठीक है। 270 डिग्री क्या होगा, ये सब चीजें होती है, ठीक। तो अगर हम लोग साइकिल में देखना चाहे कार्टेशियन एक्सिस पर, कार्टेशियन एक्सिस पर देखें तो जो एंगल का मेजरमेंट रहता है ना, हमेशा अभी देखे थे एंगल कैसे नाप रहे थे आप, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, ऐसा ऐसा। ये हुआ पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, मतलब वहीं पर आ गया जहां पर चालू किए थे 0 डिग्री पर, 0 डिग्री को ही 2 पाई भी कहा जाता है, ठीक है। ये होता है आपका 90 डिग्री, देखिए ना 90 डिग्री पाई/2 या 90 डिग्री लिखा जाएगा, ठीक। इसको कहा जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ठीक। ये होता है 2 पाई/3 या 270 डिग्री, और वापस आ 360 डिग्री पे आ जाते हैं। तो ये अभी काम आएगा हम लोगों के, कब काम आएगा, जब लोग साइन कॉस टेन इन सब का क्वाड्रेंट में वैल्यू देखेंगे ना, उस टाइम काम आएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं, अभी एंगल के बारे में समझते हैं क्या होते हैं। एंगल तो समझ गए, सॉरी, ट्रायंगल के बारे में समझते हैं क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, देखो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री कुछ और नहीं, एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन है, एक स्पेशल फंक्शन। अब ये स्पेशल फंक्शन का मतलब क्या हुआ? स्पेशल फंक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि ये दो साइड्स के किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो का फंक्शन होता है, दो साइड्स के रेशियो का फंक्शन होता है। जैसे देखिए, अगर आपने कंसीडर किया ये अननोन एंगल को, तो यहाँ पर इस चीज को नोटिस करना कि ये कॉमन लाइन है जिससे दोनों एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ये एंगल भी और ये एंगल भी, दोनों ही एंगल इस लाइन से क्रिएट हो रहे हैं, इस कारण इसको कहा जाएगा बेस। कहने का मतलब ये है, एक कॉमन लाइन बेस कहलाता है जिससे एंगल्स क्रिएट होते हैं, दो एंगल क्रिएट होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रहता अननोन एंगल, तब क्या होता? बेस ये हो जाता उस कंडीशन में, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूले के चलते इसको ले लेते हैं एंगल अननोन, ये बेस हो गया, ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। देखो जो साइन थीटा होता है ना आपका, अब आ रहे हैं हम लोग एक्चुअल में इस चीज पर। साइन थीटा जो होता है, मतलब साइन का थीटा फंक्शन, थीटा एंगल साइन के लिए, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल अपॉन हाइपोटेनियस। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है आपका? ये परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडनल, इसी को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या? ए सी, ये हो गया ए बी अपॉन ए सी, ठीक। वैसे कॉस थीटा क्या होता है? रेशियो होता है किन दो साइड्स का? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? बीसी, हाइपोटेनियस एसी। टैन क्या होता है? टैन थीटा, लॉन्गिट्यूडनल अपॉन बेस। ध्यान से देखोगे तो साइन अपॉन कॉस थीटा ही तो हुआ, ए बी अपॉन बी सी, ये हुआ टैन थीटा आपका, ठीक। अब इनके ना जस्ट उल्टे रेशियो भी होते हैं, जैसे हाइपोटेनियस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल कर दूं तो वो हो जाता है कॉसेक थीटा, तो जस्ट उल्टा हो गया, ये होता है सेक थीटा, ये होता है आपका कॉट थीटा, ये हुआ आपका, ठीक है। ये सभी एंगल्स हो गए, ये थीटा जो है ये सब एंगल है, साइन उनका फंक्शन है। साइन थीटा फंक्शन किसको दिखा रहा है? आपके रेशियो को, किसके रेशियो को? एंगल के रेशियो को, ठीक। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 10th में याद किए थे आप, लॉन्गिट्यूडनल बेस, लॉन्गिट्यूडनल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, ये टैन के लिए हो गया, ठीक। टैन का उल्टा होता है कॉट, सेक कॉस का होता है, कोसेक साइन का होता है, ठीक है। ऐसे भी याद किया जा सकता है। अब इससे बेनिफिट क्या है? फिर इससे बेनिफिट ये है कि आपको अगर दो साइड दिए हो ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, मान लो ये 3 और ये 4, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो होगा ना AC। तो AC क्या होगा फिर? 9 + 16 = 25, AC क्या होगा फिर? 5, है ना, ये 5 हो गया। तो अब आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं? एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल 3 अपॉन हाइपोटेनियस 5, ये होता है। तो 3/5 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.6, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आ रहा है? 0.6। इसका मतलब यहाँ पर क्या एंगल क्या बन रहा होगा? रेशियो आ रहा है दो साइड्स का 0.6, तो यहाँ पर क्या एंगल क्या बन रहा होगा? सोचिए। यहाँ पर क्या एंगल को निकालने के लिए ना साइन थीटा के चार्ट पर जाना पड़ेगा हम लोगों को। चार्ट पर जाना पड़ेगा मतलब जो एंगल्स है ना उनको समझना पड़ेगा। एक चार्ट रहता है साइन थीटा के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ही रहता है। इससे पूरा आप 360 डिग्री तक का निकाल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड होते जाता है हर एक के बाद वैल्यू, वो भी समझेंगे क्यों हो रहा है,
ठीक है। तो साइन थीटा का जीरो में जीरो रहता है, क्या चीज, एंगल का वैल्यू। 30 डिग्री के एंगल का वैल्यू होता है कितना, 1/2, 45 हो जाता है 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और लास्ट 90 डिग्री 1। तो आप देख रहे हैं सीधे सीधे साइन थीटा 0 से 1 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 0 से 1। कॉस थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है भाई, कॉस थीटा इसका उल्टा मतलब ये 1 यहाँ आ जाता है, √3/2 इसका 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये तो सेम ही रहेगा, ये 1/2 होता है, ये 0 हो जाता है, ठीक है। tan थीटा क्या होगा फिर, साइन और कॉस का रेशियो होगा, साइन और कॉस का रेशियो मतलब 0/1, 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इन्फिनाइट। तो tan थीटा का देखोगे ध्यान से तो 0 से कहां तक चल रहा है, ये इन्फिनाइट तक चल रहा है, ठीक। cos थीटा 1 से 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, sin थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 1 की तरफ, ठीक। ये रहा आपका पॉइंट। अब आपका क्या आया था आंसर, sin थीटा का 0.6, sin थीटा 0.6 आया था। तो अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 0.6 इनमें से कहां पर आएगा। देखो भाई कायदे से देखे तो ये क्या है 1/2 मतलब 0.5, तो इसका बोलने का मतलब है 30 डिग्री से तो ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है ये देखना पड़ेगा, 1/√2 को सॉल्व करना पड़ेगा। 1/√2 मतलब 1/1.41 ऐसा है ना, लगभग लगभग 1.41 मतलब 100/141, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगा एक, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो 0, 1000 हो गया। अब पॉइंट लगा 1000 हो गया तो कितने बार में जाएगा भाई, 141 से मान लेते हैं हम लोग 6 बार में, देखते हैं कितना जा रहा है, 6 6 4 2 6 2 8, तो लगभग लगभग 846 आ रहा है ना। एक बार और चले जाता क्या 141, चले तो जाता लग रहा है, तो मतलब यहाँ पर तो 9 आ जा रहा है, 7 आ रहा है, मतलब 141 × 7, ये देखो 987 आ रहा है। इसका मतलब 1/√2 से कम है, क्योंकि यहाँ पर 0.7 आ जा रहा है और बच कितना रहा है, यहाँ पर 13 बच रहा है, 13 पॉइंट बच रहा है। इसका मतलब 0.6 जो है आपका इसके बहुत ज्यादा नियर बाई है 45 डिग्री के, क्योंकि 45 डिग्री का आंसर क्या है, 1/√2 का आंसर 0.7 ऐसा कुछ आ रहा है, 7.1 या 7.2 ऐसा करके आगे बढ़ रहा होगा। इसका मतलब हम लोग को क्या चाहिए, 0.6 चाहिए, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.7 है, मतलब देखो देखो कायदे से 30 डिग्री में 0.5, 45 डिग्री में 0.7, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। अब 30 और 45 डिग्री के बीच में क्या आता है, सोचिए 15 डिग्री है, 15 डिग्री का आधा क्या होगा, 7.5, मतलब कितना आएगा एंगल 37.5 डिग्री, समझ रहे हैं। तो ये निकाल लिया भैया आपने, सीधे सीधे एंगल निकाल लिया आपने। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपने सीधे सीधे एंगल निकाल लिया यहाँ पर, ठीक। चलिए अब ये चार्ट का कुछ यूज है क्या, बहुत ज्यादा यूज है, इससे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इस चार्ट से। कैसे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, आइए देखते हैं। देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला साइन के लिए देखते हैं, साइन का साइकिल। साइन के लिए देखें अगर 0 डिग्री पर तो 0 था आंसर, तो यहाँ पर मैं ना ब्लैक से इसको साइन के लिए लिख दे रहा हूँ, 0 आंसर। फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री पर 1/2 हो गया, 45 डिग्री पर 1/√2 हो गया, 60 डिग्री पर √3/2 हो गया और π/2 पर 1 हो गया, ठीक है। चलो ठीक है। अब हम लोग ना एक आइडेंटिटी होता है साइन x प्लस वाई, ये x प्लस वाई क्या है, ये दोनों एंगल है, इसका आइडेंटिटी होता है साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, ये आइडेंटिटी होता है आपका। अगर मैं चाहूं निकालना साइन 180 डिग्री तो इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, साइन 90 प्लस 90, ठीक है। यहाँ देखो 90x भी है, y भी 90 है, तो यहाँ पर पुट करते साइन 90 कॉस 90 प्लस कॉस 90 साइन 90। अब ध्यान से देखो साइन 90 तो 1 है, लेकिन कॉस 90 0 है, तो कॉस 90 जहां पर आ रहा है वो टर्म 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों टर्म 0 हो रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है साइन 180 का या साइन 2 पाई का, 0, सॉरी साइन पाई का ना, साइन पाई का क्या आंसर आ रहा है 0, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा आंसर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है।
अब साइन 270 देखे क्या एक बार, साइन 2π/3 क्या होता होगा, आइए देखते हैं। साइन 270 डिग्री निकालकर इसी फॉर्मूले से देखते हैं क्या होता है। तो साइन 270 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, साइन 180 में आप क्या जोड़ रहे हो, 90 डिग्री को जोड़ रहे हो, ठीक। क्या होगा फिर, साइन 180 cos 90 प्लस cos 180 साइन 90, ठीक है, ये हो रहा है। अब भैया cos 90 क्या हो रहा है, 0, तो ये वाला टर्म तो पूरा खत्म, 0 हो गया। साइन 90 क्या हो रहा है, 1। cos 180 क्या होता है, cos 180 क्या होता है, उसके लिए भी फॉर्मूला लगा लो फिर, cos x प्लस y का, इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये मतलब मैं ये सब के वैल्यूज निकाल रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे साइकिल कैसा बनता है, ठीक। तो cos 180 निकाल दो ना, तो cos क्या होगा, 90 प्लस 90 क्या होगा, cos 90 माइनस साइन 90 साइन 90, ऐसा। तो भैया साइन 90 तो 1 होता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा, बीच में माइनस का साइन है, cos 90 तो 0 होता है, तो cos 180 क्या आ रहा है फिर, -1 आ रहा है आंसर आपका, 0 माइनस 1 होता है, ठीक। तो cos 180 -1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर -1 होगा और ये 1, तो दोनों के बीच मल्टीप्लाई, मतलब आंसर क्या आएगा किसका, साइन 270 का -1। अब देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटीज है ना, इनको याद कर लीजिएगा। साइन x प्लस वाई होता है ये, साइन x माइनस वाई हो जाता है ये, ठीक है। cos x प्लस वाई होता है ये, cos x माइनस वाई हो जाता है ये, मतलब माइनस साइन आ रहा है तो बीच में प्लस आ जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 0 था, 0 से 1 पर गया, 1 से फिर 0 आया, 0 से फिर -1, फिर -1 से 0, तो इस लाइन पर क्या हो रहा है, 0 से 1 पर इंक्रीज हुआ, इधर डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 पर आ रहा है। अब 1 से 0 पर डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वैल्यू आपका पॉजिटिव ही मिलेगा, समझ रहे हैं, 1 से 0 पर तो पॉजिटिव रहेगा ना वैल्यू, यहाँ पर लेकिन ध्यान दो, 0 से क्या हो रहा है, ये -1 में जा रहा है, 0 से -1 में जाने का मतलब यहाँ पर आपका क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज आएंगे वो निगेटिव, वैसे सेम यहाँ पर भी निगेटिव रहेगा। ये किसके लिए देख रहे हैं, साइन थीटा के लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक। और ऊपर के दोनों क्वाड्रेंट आपके क्या आंसर देंगे, पॉजिटिव। ये यूजफुल है क्या, ये जो अभी देख रहे हैं हम लोग, बहुत यूजफुल है, अभी देखेंगे हम लोग कैसे यूजफुल है ये ना बेटा, अभी बहुत काम आएगा आपके फिजिक्स में। देखो अब मान लो ये 90 डिग्री था, तो यहाँ से हम लोग कैसे बढ़ते गए थे, 30 डिग्री 45 डिग्री फिर 60 फिर 90 ऐसा, तो यहाँ से भी वैसे बढ़ते 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होगा इसका 120, ठीक, ये होगा, फिर उसके बाद 135 डिग्री, ये होगा उसके बाद 150 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बताओ मेरे को साइन 90 में जब अब 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं आप, डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो 1 के नियर बाय क्या था, √3/2, तो इस तरफ क्या होगा, √3/2 ही आएगा, √3/2 नहीं आ रहा है, समझ क्यों भाई, 0 से 1 के स्टेप में जब जाते जा रहे थे तो 0 फिर 1/2, चलो ऐसे चले जाओ ना, 0 फिर 1/2, समझ रहे हो, फिर 1/√2 फिर √3/2 फिर 1, क्लियर है, बस इतना ही, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर भी देखोगे, अगर आप ये निगेटिव रहेंगे ना, नीचे के दोनों क्वाड्रेंट, याद तो है अब आपको, देखते हैं कैसे निगेटिव होता जाएगा। ये क्या होगा आपका, ये 180 डिग्री, तो इसमें 30 210 डिग्री हो गया, 210, ठीक। ये क्या होगा फिर 225 डिग्री हो गया, ये क्या होगा फिर 2 कितना होगा 40 240 डिग्री होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा 300 315 330 और ये सॉरी 330 डिग्री और ये 360 डिग्री या 2π, इसको सीधे सीधे पाई के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, अभी केवल ऐसे ही ध्यान दे रहे हैं हम लोग, इसको मैं हटा रहा हूँ ना ये वाले को, ठीक है। अब इनके वैल्यूज को लिखते जाते हैं भाई, जल्दी जल्दी क्या क्या आते जा रहे हैं। देखो 210 डिग्री, 0 से किस तरफ जा रहे हो, -1 की तरफ जा रहे हो, 0 से -1, इधर 0 से 1 जा रहे थे, तो 0 से 1 के स्टेप में पहला 1/2 था, तो 0 से -1 के स्टेप में पहला -1/2 रहेगा, फिर -1/√2 फिर -√3/2 -1,
ये -1 हो गया, ठीक। वैसे ये -√3/2, ये क्या हो जाएगा आपका -1/√2, ये -1/2 और फिर 0। तो ये हो गया साइन का साइकिल आपका, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब काम की बात करते हैं हम लोग। साइन के 0 में मैं किसी एंगल को जोड़ रहा हूँ, साइन 0 डिग्री में कुछ भी एंगल जोड़ रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझको? साइन का वही एंगल मिलेगा। अरे भाई साइन का, इसका एग्जांपल देखो, साइन के 0 में मैं 30 डिग्री को जोड़ रहा हूँ, साइन 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 0 में 30, तो क्या कायदे से साइन 30 मिल रहा है। तो ये हो गया ये आइडेंटिटी, ठीक। साइन के 0 में मैं किसी एंगल को घटा रहा हूँ, 0 से किसी एंगल को घटाने का मतलब क्या है? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां से पीछे ये 0 है ना, 0 से घटा रहे हो, तो ये, तो क्या आएगा आंसर आपका -हाफ। -हाफ क्या है? साइन 30 डिग्री का माइनस में वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब माइनस या साइन माइनस थीटा, ये लिख सकते हो, या इसी को लिख सकते हो माइनस साइन थीटा। तो साइन के 0 में या साइन के 2 पाई में किसी भी एंगल को घटाओ, इसका ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन के 2 पाई में किसी भी एंगल को घटाने पर मुझे प्राप्त हो रहा है साइन माइनस थीटा, जो कि इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब साइन का 0 का कहानी खत्म, 0 से प्लस या माइनस चले गए, साइन के π/2 पे आ जाते हैं। π/2 से मैं कुछ घटाना चाह रहा हूं, क्या मिलेगा मुझको? साइन के 90 से कुछ घटा रहा हूं। चलो अपना कॉस का भी एक साइकिल देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉस से रिलेट करेगा, ठीक। कॉस का साइकिल जल्दी से देखते हैं। देखो कॉस का साइकिल देख रहे हैं ना हम लोग, कॉस के लिए कार्टेशियन देखते हैं हम लोग। मान लो ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, वापिस से 360 पर आ गया आप। चलिए ठीक है, ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 45, 60, 90, 120, 135, 150, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये क्या होगा 210, 225 होगा ना, है ना 225, हाँ। और ये हो जाएगा 250, 240 सॉरी, और ये हो जाएगा 300, 315, 330, ठीक है। ये हो गया। तो cos का 0 में तो 1 था भाई, cos का 0 1 था, ये 0 था, ये हो जाता है -1, ये हो जाता है 0। उस फॉर्मूले से निकालकर आप देख सकते हैं, लिखे थे तो उस फॉर्मूले से निकालकर देख सकते हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 यहाँ है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है -1, 0 यहाँ है, इसका कुछ उल्टा ही नहीं होगा, उल्टा भी वही होगा अगर होगा भी तो। जैसे यहाँ पर 0 का उल्टा 0, 1 का उल्टा -1, यहाँ पर जस्ट उल्टा उसका, 1 का -1, 0 का 0। चलो ठीक है, तो 1 से 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 1 से 0 जा रहा है, तो देखो 0 से चालू करते हैं ना, तो ये हाफ होगा, ये 1/√2 होगा, ये √3/2 होगा, वैसे यहाँ पर हाफ होगा, ये क्या होगा फिर, अच्छा 0 से -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा ना, 0 से -1 आ रहा है, ये -1/√2 -√3/2 और ये -1, यहाँ पर भी अभी डिक्रीजिंग ही है, डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू जो है वो माइनस में आ रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा -√3/2, ठीक है। ये क्या होगा फिर -1/√2, ये क्या होगा -हाफ, और ये 0 हो गया, फिर ये क्या लगेगा हाफ, क्योंकि 0 से 1 पॉजिटिव, इसका कहने का मतलब ये पहला और चौथा क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव है कॉस के लिए, ये दोनों निगेटिव है भाई कॉस के लिए, ठीक है। 1/2, 1/√2, √3/2, तो ये रहा आपका कॉस के लिए। अब ध्यान दो, साइन π/2 में थीटा को घटा रहा हूँ, साइन π/2 में किसको घटा रहा हूँ, थीटा को। मान लो इतना एंगल घटा रहा हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है √3/2, कितना एंगल घटाया, ये 60 डिग्री है, तो साइन π/2 में मैं कितने को घटा रहा हूँ भाई, साइन π/2 में मैंने घटा दिया 30 डिग्री एंगल को, है ना, ये 30 डिग्री है ना, तो साइन π/2 में एग्जांपल ले लेता हूँ ना, साइन π/2 में मैंने घटाया π/6, या इसको एंगल के टर्म में लिख रहा तो 90 में मैंने किसको घटा दिया 30 डिग्री को, तो क्या मिलना चाहिए मुझको, साइन का 60 डिग्री,
क्या होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। देखो वही आंसर आ रहा है √3/2। ठीक है, लेकिन इसको सीधे सीधे थीटा के टर्म में लिख सकते हैं क्या, √3/2 साइन का 60 डिग्री हो रहा है, और साइन का 60 डिग्री क्या होता है, कॉस का 30 डिग्री होता है। देखो समझ रहे हो, इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, कॉस का 30 डिग्री, साइन के 90 में से आपने क्या घटाया 30 डिग्री, तो कॉस का वो सीधे सीधे 30 डिग्री आ जा रहा है। ठीक, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब साइन के π/2 में मैं किसी को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ध्यान दो, यहाँ पर कॉस निगेटिव में आ रहा है यहाँ पर। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, π/2 से इधर जाओगे तो यहाँ पर भी ये तो पॉजिटिव है, लेकिन साइन का क्वाड्रेंट पॉजिटिव में, इसका मतलब मान लो मैं साइन 120 डिग्री निकालना चाह रहा हूँ, तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री कर रहा हूँ, और उसका आंसर कितना आ रहा है भाई मेरा, साइन 90 में 130 √3/2 ही आ रहा है ये भी। तो ये भी क्या हो रहा है, कॉस थीटा ही हो रहा है, कॉस क्या हो रहा है, थीटा ही हो रहा है आपका। ठीक है, √3/2 तो आ रहा है ना भाई, कॉस थीटा, ये देखो कॉस थीटा वही आ रहा है। ठीक, तो साइन π/2 में चाहे आप थीटा को घटाओ या साइन π/2 में चाहे तो थीटा को ऐड करो, उसका आंसर हमेशा आएगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन का क्वाड्रेंट उसमें पॉजिटिव रहता है दोनों में, इसलिए साइन चेंज नहीं हो रहा है, चिन्ह चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फंक्शन चेंज हो जा रहा है। ये ऐसा याद रखो हमेशा कि π/2 में चाहे आप ऐड करो या घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में आपको फंक्शन चेंज मिलेगा। क्वाड्रेंट पर ध्यान दोगे अगर तो साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन का सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होने के कारण आंसर भी आपको पॉजिटिव में ही मिलेगा, लेकिन फंक्शन बस चेंज रहेगा। ठीक, तो ये हो गया साइन के लिए। अब साइन के पाई के लिए देखते क्या, साइन के पाई में अगर किसी एंगल को ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए साइन के पाई में किसी एंगल को ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है। अब देखो यहाँ पर -½ हो गया, क्या साइन पाई प्लस 30 डिग्री है ना, साइन पाई प्लस 30 डिग्री -½ हो गया, यहाँ पर देखो 30 डिग्री तो ये भी है। तो साइन के पाई में अगर थीटा को ऐड कर दे तो माइनस साइन थीटा आ रहा है, ऐसे बोल सकते सीधा भाई, हाफ आ रहे हैं लेकिन माइनस में, तो माइनस साइन थीटा हो गया, ये बन गया एक आइडेंटिटी। ठीक है, साइन के पाई में अगर थीटा को घटा दे तो क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, पाई में थीटा को घटाने से, तो यहाँ पर हाफ है, अगर मान लीजिए 30 डिग्री को घटा रहा हूं तो ये तो हाफ है, ये देखो यहाँ पर भी साइन 30 हाफ है, तो सीधा सीधा साइन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब पाई की बात करेंगे ना हम लोग, कभी भी पाई की बात कर रहे हैं, तो पाई में किसी भी एंगल को जोड़ना या घटाना उसी फंक्शन को बनाए रखेगा, उसी फंक्शन को बनाए रखेगा। जैसे साइन का था तो साइन फंक्शन को ही बनाया रखा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह चेंज हो गया, बस किस लिए चेंज हुआ है, पाई से अगर थीटा को जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन के निगेटिव हो जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होने के कारण आंसर भी क्या आ रहा है आपका, माइनस साइन थीटा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आने पर वो पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ये हुआ आपका। कॉस के लिए भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से, कॉस के लिए भी सेम है भाई, आप चेक कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। कॉस के थीटा में अगर 0 को ऐड करोगे तो वो तो वही देगा, कॉस के 0 में थीटा को घटा दोगे तो क्या देगा, अब देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वही का वही देगा भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण, क्योंकि कॉस का पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब 0 हो गया तो π/2 पे आ जाते हैं हम लोग, π/2 या 90 में थीटा को ऐड करेंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, निगेटिव। ठीक, निगेटिव होता है और साइन थीटा का वैल्यू देता है। ठीक है, इसको देख सकते हो आप, वैसे ही जैसे हम लोग देखें कॉस के π/2 में थीटा को घटा रहे हैं तो फंक्शन तो चेंज होगा, लेकिन π/2 में थीटा घटाने पर कॉस तो पॉजिटिव रहता है, इसलिए आंसर आपका ये रहेगा, π/2 में हमेशा फंक्शन चेंज होगा। ठीक, कहने का ये मतलब पाई पर अगर किसी चीज को जोड़े तो, इसका कहने का मतलब ये भी है ना, cos के 2π में अगर किसी चीज को जोड़ रहे हो तो cos थीटा ही आएगा, cos के 2π में अगर किसी चीज को घटा रहे हो
भाई वही तो मतलब है ना, यहाँ पर घूम के आ रहे तो 2 पाई तो हो रहा है, तो ये क्या बता रहे हैं, कॉस थीटा ही बता रहे हैं। अच्छा कॉस पाई में अगर थीटा को जोड़ दूं तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब माइनस में आएगा आंसर। फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन वही रहेगा। ठीक, कॉस के पाई में अगर थीटा को घटा दूं मैं, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए आपको, तो भी आपको माइनस कॉस थीटा ही मिलेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट भी उसका क्या होता है, कॉस का माइनस होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हो गए मेन इसके ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, मैं एक दो बता दे रहा हूं। चलिए निकाल कर देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड आउट tan 160 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड sin 325 डिग्री, इसको भी निकाल कर देखेंगे। एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा टफ हो जाएगा तो 315 डिग्री कर लेते हैं। टफ हो जाएगा इन द सेंस, फिर उसको 315 डिग्री अपन को नोन है, फिर 325 डिग्री, चलो इसको भी देख लेंगे हम लोग। साइन 325 डिग्री भी निकालो, ये बोल रहे हैं। अब एक आध रेडियन वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है ना, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड, एक काम करते हैं कॉस का ले लेते हैं ना, कॉस 11 पाई बाई 6। ये चार क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आ रहा है देखते हैं। फिर ये आइडेंटिटीज को ना अभी रख लिए रहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी जो है ना इनको रख लिए रहते हैं ताकि आपको देखकर जल्दी से बनाने में आसानी हो। तो tan 160 डिग्री बोल रहा है, tan 160 डिग्री क्या होगा, sin 160 अपॉन cos 160 डिग्री, यही तो होगा ना tan का 160 डिग्री। ठीक है, sin 160 डिग्री क्या होगा, ये 120 से थोड़ा ही पीछे है तो इसको लिख सकते हैं sin पाई में से कितना पीछे है, ये 180 में से 20 डिग्री पीछे है, बस ये cos 180 में से 20 डिग्री पीछे है। अब आपको पता है साइन के पाई में किसी चीज को भी घटाओगे, पाई से घटा रहे हो ना, मतलब 180 डिग्री से घटा रहे हो, तो पाई से जब भी साइन का किसी को घटाओगे तो फंक्शन वही रहेगा। क्वाड्रेंट पर ध्यान दो, सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 20 डिग्री। ठीक है, ये तो साइन 20 डिग्री हो गया। ठीक, cos 180 में आप 20 को घटा रहे हो, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाते हैं, cos, फंक्शन वही रहता है लेकिन cos निगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या आ रहे हैं, इसको लिख सकते हो चाहो तो माइनस tan 20 डिग्री, इसका आंसर आ रहा है माइनस tan ऑफ 20 डिग्री। अब tan 20 डिग्री क्या है, ये निकालना है अगर आपको, तो चलो निकाल कर देखते हैं हम। चलो ठीक है, साइन का 0 डिग्री होता है 0, साइन का 30 डिग्री होता है 1/2, इसका मतलब 0.5। ठीक, आप क्या बोल रहे हैं, साइन का 20 निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो साइन का 15 डिग्री क्या होगा, 0.25 होगा क्या कायदे से, होना तो वही चाहिए ना, आधा ना, 0 और 30 के बीच में आधा क्या होगा, 0 और 0.5 के बीच में 0.25। आप क्या निकालना चाह रहे हैं, अब इनके बीच में 15 का गैप है, 15 का गैप और इधर 25 का गैप है, 25 मतलब 0.25 का गैप है। ठीक है, आप निकालना चाह रहे हो 20, ठीक है, साइन 20 डिग्री निकालना चाह रहे हो, तो 15 में अगर 25 का गैप है, इसका मतलब 25 का गैप आ रहा है 15 में, तो हर 3 के गैप में 5 आ रहा है वैल्यू, हर 3 के गैप में 5 वैल्यू आ जा रहा है, तो यहाँ पर डबल कर दो इसका 3 और 3, तो 5 और 5 बोलने का मतलब 0.35 आएगा, तो साइन 20 डिग्री आ रहा है 0.35, लगभग लगभग, बहुत ज्यादा मैं प्रिसाइजली नहीं जा रहा हूँ। वैसे cos 20 डिग्री देख लो फिर क्या होगा, अब ये cos 01 होता है, cos 20 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, और √3/2 क्या होता है, 1.71/2, ये क्या होगा 0.8 है ना, 5 या 6, 0.86, तो ये हो रहा है 0.86 और ये हो रहा है 1। आपको क्या बोला है 20 डिग्री निकालने के लिए, तो 15 डिग्री क्या होगा इसका 0.43 कुछ होगा 15 डिग्री। ठीक, तो 5 डिग्री और बढ़ाना है आपको, और इनके बीच में गैप लगभग लगभग कितने का है, 0.43 और है गैप, 5 डिग्री बढ़ाना है आपको,
तो हर 3 में 0.43 हो जा रहा है, तो बोलने का मतलब ये है कि लगभग लगभग 12 और 13, तो हर एक में 13 हो जा रहा है, हर 5 में, है ना, हर 5 में 13 हो रहा है, 5 13 मतलब इसमें 13 और ऐड कर दो 0.43 में, तो ये हो जाएगा 0.56। समझ रहे हो? देखो भाई यहाँ पर आपका क्या है 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री कितना है 0.43 है, ठीक, और 30 डिग्री कितना है 30 डिग्री 0.86 है, ये देखो, ठीक। इसका मतलब इन दोनों के बीच में लगभग गैप कितना है 0.43 का, 0.43 का गैप कितने में है 15 डिग्री के बीच में है, 15 और 30 के बीच में 15 डिग्री हुआ ना, तो हम लोग को 20 डिग्री का निकालना है, तो हर एक डिग्री पर कितने का अंतर आ रहा है ये देख लो, या हर 5 डिग्री पर कितने का अंतर आ रहा है वो देख लो, हर 5 डिग्री पर कितने का अंतर आ रहा है, बाई 3 कर दोगे, ये क्या है भैया 5 into 3 तो है ना, तो बाई 3 कर दो, 5 डिग्री का पता चल जाएगा, बाई 3 करोगे तो लगभग लगभग आपको मिलेगा ये 13 या 14 भी मान सकते हो आप, लगभग लगभग, तो 14 डिग्री का फर्क मिल रहा है, मैंने 14 डिग्री को ऐड कर दिया इसमें लगभग लगभग, ठीक है, तो ये हो गया आपका 35/56। अब एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो इसका रेशियो फॉर्म में ले आते हैं, इसको ना एक काम करते हैं 55 ले लेते हैं, जल्दी कट जाएगा, 7 और 11, ठीक है, पॉइंट ये होगा 70, तो 6 और 4 तो 4 मान लो, तो 0.64 आ रहा है भैया किसका आंसर, -10 20 का मतलब माइनस में आएगा, तो tan 20 डिग्री होता है 0.64 और -10 20 होगा -0.64। अब साइन 315 का देखते हैं जल्दी से आंसर, सेकंड क्वेश्चन जो है साइन 315 का, आइए देखते हैं जल्दी से साइन 315 क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं साइन 315 का मतलब क्या है, साइन 315 डिग्री बोलने का मतलब है साइन का 270 डिग्री में किसको ऐड करने बोल रहे हैं, साइन 270 डिग्री में 45 डिग्री को ऐड करने बोल रहे हैं। इसको दोनों तरीके से बना सकते हो आप, चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, साइन 315 डिग्री इक्वल साइन 360 में कितना घटाने बोल रहा है भैया आपको, 360 में 45। अब साइन के किसी एंगल में किसी एंगल को आप घटा देते हो, मतलब साइन के 2 पाई में आप किसी एंगल को घटा देते हो, तो आंसर किसमें आता है माइनस, ऐसा, इसी को क्या लिखते हैं माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री, और 45 डिग्री तो आपको पता है 1/√2 होता है, तो आंसर क्या आएगा -1/√2, तो इसका आंसर आ रहा है -1/√2, ठीक। वैसे ही फाइंड करना है हमको साइन 325, तो ये -1/√2 हुआ, ठीक है, अब ये जा रहा है, देखो यार इसको 325 डिग्री को सीधे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये -1/√2 कहां पर आ रहा है आपका साइन 315 डिग्री, ठीक, -1/√2 है, आप जा रहे हैं आगे की तरफ फोर्थ साइकिल में ना, यहाँ पर 0 मिलेगा आपको, कहां पर, ये 45 डिग्री है ना, तो ये 60 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री माने तो ये क्या होगा फिर 1/2 होगा, ये -1/2, कौन सा वाला 45 डिग्री, मतलब साइन का, देखो देखो ध्यान से देखो ना, ये 315 डिग्री है, तो इसमें इसमें आपको कम से कम 15 डिग्री और ऐड कर दो, तो ये 330 डिग्री है, ठीक, तो ये 360 डिग्री है, और ये 325 डिग्री है, ठीक है, तो सॉरी 315 डिग्री है, तो 315 डिग्री पता है आपको और 330 डिग्री पता है, हो जाएगा काम इससे, इन दोनों के बीच में आ रहा है, अब एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, -1/√2 और -1/2 के बीच में, तो -1/√2 का मतलब कितना हो रहा है, ऐसा हो रहा होगा ना 1.141, तो ये क्या होगा 100 141, तो ये कुछ 0.7 में आ रहा था याद है, 0.7 ऐसा लिख सकते हैं, और ये कितना 0.5 माइनस में, तो -0.7 और -0.5 मतलब 315 का आंसर है -0.7 और 330 का -0.5, तो इन दोनों के बीच में तो है क्या 325, इससे थोड़ा ज्यादा है, इससे 10 ज्यादा है, इससे 5 कम है, ठीक, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है -0.2 का अंतर आ रहा है, ठीक, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 15 डिग्री का अंतर आ रहा है, क्लियर है, 15 डिग्री का अंतर में कितना आ रहा है -0.2 का अंतर,
मतलब हर 7.5 में 0.1 हो रहा होगा, हर 7.5 के अंतर में, 7.5 डिग्री के अंतर में, तो हर 7.5 डिग्री के अंतर में 0.1 हो रहा है, और यहाँ पर हम लोगों को 10 डिग्री के अंतर पे देखना है, तो लगभग 0.13 ऐसा ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर 0.17 में 0.13 को और ऐड कर दो, तो 0.83 कुछ आंसर आएगा माइनस में, तो इसका आंसर आएगा 0.83। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए तो लगभग ऐसा ही है। ठीक है, अब cos 11 पाई बाई 6 को निकालना है हम लोगों को, क्या हो रहा है आइए देखते हैं cos 11 पाई बाई 6 को। देखो cos 11 पाई बाई 6 इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, इसको टर्म में लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। 2 पाई में से घटाना पड़ रहा है हमको 1 पाई बाई 6 को, अभी तो मिलेगा ना, 6 2 12 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 11 पाई बाई 6 हुआ। अब cos 2 पाई में आप क्या घटा रहे हैं, सॉरी cos 2 पाई में आप क्या चीज को घटा रहे हैं, माइनस पाई बाई 6 को घटा रहे हो। इसका मतलब आप, अरे भाई देखो ये cos 2 पाई कैसे पहुंचे, यहाँ से ऐसे पहुंचे, और इसी में क्या चीज को घटा रहे हो, ये मतलब 0 में से किसको घटा रहे हो, पाई बाई 6 को हटा रहे हैं। तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट तो किसके लिए, cos के लिए पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, cos पाई बाई 6 ही आएगा, और cos पाई बाई 6 होता है क्या, √3/2, तो इसका आंसर है √3/2। तो ये होते हैं आइडेंटिटीज कुछ, और इन कुछ आइडेंटिटीज के बेस पर क्वेश्चन। इतने आइडेंटिटीज से काम हो जाता है क्या अपना, नहीं, इतने आइडेंटिटीज से काम नहीं होता है अपना, हमको कुछ और आइडेंटिटीज का नीड होता है, जैसे हम लोग sin x + y ये सब पढ़ रहे थे ना, चलिए इनमें से ना कुछ आइडेंटिटीज को और देख लेते हैं। कुछ और आइडेंटिटीज पर अगर ध्यान दें हम लोग, साइन और कॉस से हो जाता है पूरा चीज सॉल्व, tan का कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाता है, tan थीटा के आइडेंटिटीज का। चलिए ध्यान देते हैं, साइन x + y को आपने क्या लिखा था, मैं माइनस और प्लस दोनों को लेके चल रहा हूं, जो ऊपर साइन रहेगा वो ऊपर रहेगा, माइनस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं साइन 2x निकालना चाह रहा हूँ, मतलब साइन x + x निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ भी x यहाँ भी x ऐसा आ जाएगा, साइन x cos x y की जगह पूरा क्या आएगा, ऐसा, तो क्या बनना भैया 2 sin x cos x, तो ये रहा आपका sin 2x का फॉर्मूला। ऐसे ही cos 2x का भी निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, cos x + y क्या आएगा, cos x cos y है ना, माइनस sin x sin y। अब इसमें cos 2x का निकालना चाहे तो cos x माइनस sin x ऐसा बनेगा। ठीक, ये बन रहा है cos² x माइनस sin² x। ठीक, चाहो तो इस cos² x को, अच्छा एक फॉर्मूला ये हुआ, अब इसको पूरे को कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप sin² x में, तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin² x, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 टाइम ऑफ sin² x। अच्छा इसको अगर cos² x में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या बनेगा फिर 2 cos² x माइनस 1। ये सभी फॉर्मूलाज हो गए किसके, cos 2x के, ये सब फॉर्मूला हो गए। ऐसे ही sin 3x भी कुछ होता होगा क्या, जी बिल्कुल होता है, निकाल कर देख सकते हैं, ये होता है ऐसा। cos 3x भी कुछ होता है क्या फिर, हाँ बिल्कुल होता है, उसको भी आप इसी से ट्राई कर सकते हैं, उसका वैल्यू होता है 4 cos³ x माइनस cos x 3 cos x। ठीक, तो ये cos 3x का हो गया, ये sin 3x का फॉर्मूला हो गया। बेसिकली इन फॉर्मूलास का नीड रहेगा हम लोगों को। ठीक है, एक और फॉर्मूला tan का देख लेते हैं, tan का x + y क्या होता है, tan x + tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये होता है फॉर्मूला tan x + y का। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपको बोला जा रहा है
साइन 90 डिग्री निकालना है, आपको पता है ये 1 होता है। इसको इस तरीके से देखिए, फिर साइन 3 टाइम ऑफ 30 डिग्री, तो क्या है फॉर्मूला 3 टाइम ऑफ 30 डिग्री का? 3 साइन, देखिए x बोला है ना, ये क्या बन रहा है, साइन 3x का फॉर्मूला बन रहा है ना, 3 साइन x माइनस क्या बन रहा है, 4 साइन क्यूब x, ये बन रहा है। तो 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन 30 डिग्री का क्या क्यूब, ये हो रहा है। अब इसको अब जब सॉल्व करने जाओगे आप, ये देखो इसको सॉल्व करते हैं ना, चलो 3 साइन 30, साइन 30 क्या होता है आपका 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8, ठीक है। सॉल्व करके देखो, 3/2 से आप क्या घटा रहे हो, -4/8, 3/2 से क्या घटा रहे हो आप 1/2 को, 3/2 में से ये आ रहा है 2/2, ये आंसर आ रहा है 1, ठीक। तो वैलिडेशन हो गया इसका, इस फॉर्मूला का। ऐसे ही सभी फॉर्मूले के वैलिडेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक। जो बेसिक फॉर्मूलास होते हैं वो तो ये होते हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, ठीक। इनको अगर साइन से डिवाइड कर दिए पूरे को, ये आता कैसे है, ये आता है सीधे सीधे पाइथागोरस लगा दोगे ना आप इस वाले में, ये 90 डिग्री में जब पाइथागोरस लगा दोगे 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ये थीटा है, ये ABC है, ठीक। तो AC का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है। अब पूरे को अगर मैं AC से डिवाइड कर दूं, AC स्क्वायर से, तो क्या होगा, AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं ना, मतलब ऐसा AC स्क्वायर, इधर भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या होगा फिर उस कंडीशन में, ये तो 1 हो गया, इधर आएगा AB बाई AC का होल स्क्वायर, स्प्लिट कर दिया हम तो, और BC बाई AC का होल स्क्वायर, ये। अब AB बाई AC का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्या है बेस, और ये हाइपोटेनियस। क्या बोल रहे हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल अपॉन बेस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी लॉन्गिट्यूडनल, AC हाइपोटेनियस, तो किसका स्क्वायर बन रहा है, साइन का स्क्वायर थीटा, प्लस BC अपॉन AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गया, ऐसे आता है ये वाला आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, पूरे को साइन से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। पूरे को कॉस से डिवाइड कर दो तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये सब चीजें आपकी आइडेंटिटीज होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही सब चीजें होती हैं जो बेसिकली पढ़नी होती है फिजिक्स के लिए, इससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म होता है, आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग रोक देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीजें समझ आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिनियर इक्वेशंस, ये सबको, और फोकस करेंगे उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम्स, ये सब पे। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल जो है वो बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं जा रहा है, अगर ज्यादा लंबा नहीं जा रहा हो तो उसी में एक हम लोग खींच लेंगे, किस चीज को, क्वाड्रेटिक सॉरी लॉगरिथम टेबल को या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन को। ये ज्यादा बड़े नहीं है क्योंकि इनमें केवल फॉर्मूला को देखना है हम लोगों को, कैसे आया क्यों आया, इस चीज को नहीं देखना है क्योंकि वो आप गणित में पढ़ोगे, और बायो वालों को तो उतना गणित पढ़ाना नहीं है कि इसकी व्युत्पत्ति या डेरिवेशन कैसे हुआ इस चीज को बताएं। तो हम लोग जितने का रिक्वायरमेंट है उतने को करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।